चलिए अब एक काम कीजिए, किसी किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब होता है वो अपना थोड़ा ठीक कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ, राइट। तो इस पैरेललोग्राम में कौन सा डायगोनल ए और बी का रिजल्टेंट बता रहा था? राइट, ए क्या था? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, राइट। और रिजल्टेंट का मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन, राइट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। अब वो फार्मूला क्या आया था स्टूडेंट? सर वो आया था ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। प्लस टू ए बी कॉस थीटा, करेक्ट ना। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने क्या लिखा यहां पे? और गिवन वैल्यू में मैं ए के ऊपर एरो नहीं दिया हूँ और बी के ऊपर, मतलब मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। फॉर गिवन मैग्नीट्यूड, गिवन वैल्यू ऑफ ए और बी मतलब ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ, राइट। ठीक है ना। पर अगर इस पे मैं वेक्ट एरो नहीं दिया हूँ मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, करेक्ट। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, करेक्ट स्टूडेंट। एंड आपको फ्रीडम दे दिया गया कि ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बट यू कैन वेरी द थीटा। आप थीटा को वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओके। एंड थीटा कैन वेरी, एंड थीटा कैन वेरी। तो दो गिव फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया गया और बोला गया है कि आप थीटा को चेंज कर सकते हैं, एग्री। और आपको ये भी बताया गया है, किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब होता है, वो ऑडियो डिस्टर्ब होता है वो देखिए, क्योंकि या तो ऑडियो को अलग रखिए, जैसे मैं बोलते रहता हूँ तो ऑडियो डिस्टर्ब रहता है, खरखुर जस्ट समथिंग लाइक। तो किसी किसी स्टूडेंट को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा वो देखिएगा। फैन वगैरह से थोड़ा अलग रखिएगा। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी थीटा कैन वेरी, तो उस केस में स्टूडेंट
और पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? 0 से 180। वेरी गुड, 0 से 180 के बीच में, राइट। और कॉस का ग्राफ दिखाए थे, नहीं? देखिए तो कॉस का ग्राफ यही था, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री था, राइट। यहाँ पे 270 था, यहाँ पे 360 था, करेक्ट ना स्टूडेंट? और यहाँ पे वैल्यू +1 था और यहाँ पे -1 था, राइट। cos 180 तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। सर क्यों हटा दिए? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल के लिए मुझे 180 से ज़्यादा नहीं जाना है, राइट। तो आपने क्या देखा कि सर मैंने ऑब्जर्व किया कि 0 से 90 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव रहता है, राइट। और 90 से 180 के बीच में cos थीटा निगेटिव रहता है, करेक्ट। तो पहला तो बात तो एक लिख लेंगे कि थीटा का वैल्यू 90 से 0 से 90 के बीच में, मतलब थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो इस केस के लिए cos थीटा का साइन पॉजिटिव दिखेगा, राइट। ठीक है ना। और अगर थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तब इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट। तो ऑब्ट्यूज एंगल, देन cos थीटा का साइन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहां देखिए 0 से 180 के बीच में, 0 डिग्री से 180 के बीच में जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है, राइट, वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू, और जब मैं cos थीटा का वैल्यू की बात करूंगा तो अलजेब्रिकली सोचते रहना है, -1 बड़ा या -2 बड़ा। तो जैसे ही मैं वैल्यू पूछूंगा तो अलजेब्रिकली दिमाग में रखकर वैल्यू बताना है, राइट। तो 0 से 180 के बीच में देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, राइट। इसका मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं कि थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा डिक्रीजेज, इस रेंज, इस एंगल के लिए 0 से 180 के लिए। कोई किसी को डाउट? चलिए अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इतना कुछ समझाने के बाद इस पॉइंट पे आते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया फॉर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड गिवन है, उसको चेंज नहीं करना है, एंड थीटा कैन वेरी, देन फॉर व्हिच ऑफ द एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। वेरी गुड, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वजह सर ए और बी को तो आपने कांस्टेंट कर दिया और मेरे हाथ में सिर्फ थीटा को वेरी करने के लिए छोड़ दिया, तो वेरिएबल के टर्म नाम पे सिर्फ cos थीटा रहा, राइट। अब बीच में प्लस का साइन है, तो जहां पे cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा वहां पे ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम दिखेगा, और जहां पे cos थीटा का वैल्यू मिनिमम रहेगा वहां पे पूरा वैल्यू मिनिमम दिखेगा, राइट। समझ में आया? यस। उस जो मैंने बोला उसको पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर गिवन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, फॉर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, what is the angle of theta between two vector, what is the angle theta between the two vector, so that magnitude of resultant of these two vector
so that magnitude of resultant of these two vector becomes maximum. becomes what? मैक्सिमम। मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहा हूँ, राइट? मतलब मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट? अब यहां देखिए, what is the value of angle theta between the two vector? What is the value of angle theta between the two vector so that magnitude of resultant of these two vector becomes maximum? सारे लोग क्वेश्चन लिख लिए? ओके स्टूडेंट, यहां देखिए, तो मैग्नीट्यूड, अब इसका आंसर, तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है? सर ए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गिवन है, राइट? बी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गिवन है, 2ab भी सर कांस्टेंट रहेगा, राइट? वेरिएबल के नाम पे सिर्फ कॉस थीटा रहा, राइट? और बीच में यहाँ पे है प्लस, बीच में क्या है? प्लस है। तो जहाँ जहाँ जिस एंगल के लिए ए वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, जिस एंगल के लिए ए जिसको मैंने सर्कल किया मैक्सिमम मिलेगा, उसी के लिए इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम दिखेगा, राइट? एग्री? और 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और वो किस एंगल पे होता है? 0 डिग्री पे, राइट? देन व्हाट इज द आंसर? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट? समझे आप लोग? इसका मतलब अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आपका एक एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम बना दिया, बट इट इज काइंड ऑफ थ्योरी कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ थीटा, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो उस दोनों गिवन वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, राइट? तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रहेगा। और कितना रहेगा स्टूडेंट? वो हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कितना होगा स्टूडेंट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, राइट? इसका मतलब यहाँ से क्या, एक मिनट लेट मी फिनिश। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे कि सर आज के बाद अगर किसी भी दो वेक्टर का, मैंने जो ऑब्जर्व किया, देखिए प्रॉब्लम बनाएंगे फिर रुकेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नया बात तो नहीं मिला। तो आज के बाद किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को जोड़ने से भी मिल जाएगा, राइट? यही तो दिखे, राइट? मेरे बात को समझे मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 रहेगा, कितना रहेगा? अगर 0 डिग्री रहेगा तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू उसका उन सारे वेक्टर का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर भी हो जाएगा। वो वहां से दिख रहा है, राइट? तो इस बात को आप खुद से नोट कर सकते हैं। और लास्टली सर नहीं नोट करना चाहते हैं तो भाई नहीं नोट करना चाहते हैं, ये तो याद रहेगा ना फार्मूला, ये तो मेन था, राइट? ये बात जो मैंने बोला वो डायरेक्ट बोला या इस फार्मूला के बाद बोला? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। हाँ मैथमेटिकल मतलब
हाँ वही, तो वही मैं बोला मैथमेटिकली ऐड भी कर सकते हैं जो मैं बोला था, बट एक्चुअल में वो कब करना है मैथमेटिकली ऐड, जब थीटा जीरो रहेगा। किसके लिए ऐड कीजिएगा, मैग्नीट्यूड के लिए, राइट। चलिए अब सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर गिवन वेक्टर ऑफ for given magnitude of a and b, what is the minimum magnitude of these two vector? minimum magnitude कब होगा, जब a minimum होगा, राइट। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, 180 पे, राइट। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो सर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू व्हाट, पक्का। ए माइनस बी जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोले हैं। वेरी गुड, क्योंकि रूट के अंदर से अगर कुछ भी बाहर निकलता है रियल नंबर में, ध्यान सुनिए अब नया बात, रूट के अंदर से किसी भी क्वांटिटी को निकालते हैं तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए रियल सेंस में, राइट। नंबर थ्योरी में रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन के निगेटिव बन के निकलेगा या पॉजिटिव, अगर वो नंबर रियल नंबर है पॉजिटिव, ओके। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा हो, इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि बी का मैग्नीट्यूड, उस टाइम पे तो आप गलत हो जाइएगा, जहाँ पे ए का वैल्यू बी से बड़ा रहेगा वहाँ पे करेक्ट रहिएगा, बट जहाँ पे बी का वैल्यू ए से बड़ा रहेगा वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो सर यहाँ पे तो ऐसा करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो यहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस था, राइट। बट यहाँ पे मॉडुलस लगा लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो, राइट। समझे नहीं समझे, कोई पूछेगा यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगाए, तो क्या बोलना है कि मॉडुलस लगाए खुद को बचाने के लिए, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, और रूट के अंदर से कोई बाहर निकलेगा, किसी चीज़ को बाहर निकालेंगे तो उसको पॉजिटिव रहना है, राइट, रियल नंबर में, राइट। चलिए, तो इतना तो दो चीज़ तो समझ में आ गया कि सर किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दिया रहेगा, उदिता म्यूट रखना है, जब क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ऑन रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज बार बार डिस्टर्ब होता रहता है। इस सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली सुबह से शाम तक मैं सुनते रहता हूँ ना, तो थोड़ा आप लोगों का कोऑपरेशन रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जब भी हो, डाउट हो या हाँ ना बोला हो तो कर सकते हैं, फिर थोड़ा एक्टिव रह के म्यूट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ए आपको समझ में आ गया है कि मॉडुलस लगाएंगे, और यहाँ पे मॉडुलस क्यों रिक्वायर्ड था, क्योंकि बीच में माइनस था, ओके। चलिए हटाए से, चलिए। तो सर अब दो चीज़ तो समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम लॉ से कोई भी दो वेक्टर दिया रहेगा और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। लेकिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब इज इट ओनली मैग्नीट्यूड, या किसी वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए।
तो मैग्नीट्यूड अलोंग विथ डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो अभी तक सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले हैं इसका, राइट। अच्छा, और ए और बी अननोन वेक्टर था या गिवन वेक्टर? मतलब ये मेरा गिवन, तो गिवन वेक्टर का मतलब इसका डायरेक्शन मुझे पता है, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसका डायरेक्शन बता दें, डायरेक्शन बताने के लिए किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, एग्री। क्योंकि यहाँ पे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है नहीं, कोई कार्टेशियन सिस्टम, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट तो है नहीं। तो पैरेललोग्राम लॉ में ए और बी के हेल्प से ही इसका डायरेक्शन बताना है। पैरेललोग्राम में किसके हेल्प से डायरेक्शन बताना है रिजल्टेंट का? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ये सब नहीं है, और ना ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका मतलब या तो इसके ए के हेल्प से आर का डायरेक्शन बता दीजिए, या तो बी के हेल्प से आर का डायरेक्शन बता दीजिए, राइट। तो सर ए के हेल्प से इसका डायरेक्शन बताने का मतलब, तो अगर ए के साथ आर का एंगल निकाल दें तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, करेक्ट। बिकॉज ये बात पहले ही पता हो चुका है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के बीच में होता है, एग्री। तो नोटेड पॉइंट क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताते हैं किसके हेल्प से? या तो वेक्टर ए नहीं तो वेक्टर बी के साथ एंगल निकालकर ए और बी के हेल्प से रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएंगे, राइट। मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए। तो पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन बताने के लिए किसका हेल्प लेंगे? ए और बी का हेल्प लेंगे। और कैसे हेल्प लेंगे? तो सर ए और बी के साथ, ए नहीं तो बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल निकाल कर, राइट। तो जितना भी मैंने पॉइंट बताया है, क्या उसको खुद के लैंग्वेज नोट करके लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो वेक्टर ए नहीं तो वेक्टर बी के हेल्प से उसका डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन बताने का मतलब उसके साथ एंगल निकालेंगे, ओके। दिस इज द की पॉइंट, नोट डाउन। खुद से लिख पाएंगे? लिख लीजिए। हो गया ना? यस, की पॉइंट है आयुष कुमार। की पॉइंट इज दैट कि किसी भी पैरेललोग्राम लॉ में किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? या तो वेक्टर ए का और नहीं तो वेक्टर बी का, या तो वेक्टर ए का नहीं तो वेक्टर बी का, करेक्ट। ये पहला पॉइंट था। और हेल्प लेने का मतलब है कि उस रिजल्टेंट का या तो वेक्टर ए के साथ एंगल बताएंगे तब भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया, और नहीं तो वेक्टर बी के साथ एंगल बता दें तब भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये तो पता है कि डायगोनल रिजल्टेंट रहेगा, बट ये डायगोनल कितना एंगल ए के साथ बनाएगा, अगर ए के साथ एंगल बता दें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया, राइट। तो दिस इज द की पॉइंट, करेक्ट। अब चलिए, तो इसका मतलब मेन टारगेट हम लोग का क्या है कि सर बस अल्फा निकालने के लिए अगर सीख लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा पैरेललोग्राम में। तो मैं बी से इस लाइन पे मैंने ओए लाइन को, इस ओए लाइन को आगे बढ़ा दिया और बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। और नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रायंगल BMA। कैसा ट्रायंगल? ये लिख ले रहा है ना कि बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं।
तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये पूरा एंगल थीटा है, तो क्या इसको भी थीटा बोल सकते हैं? ओके। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो सर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, राइट? तो ए एम बाई बी लिख सकते हैं? हाँ ना बोलना है, व्हाट द प्रॉब्लम? जहाँ कॉस थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हो ना, बेस किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं? जिस एंगल को ले रहे हो उसके सामने का साइड को परपेंडिकुलर, और 90 के सामने का साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? बेस। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, राइट? देन एम इक्वल टू व्हाट? बी कॉस थीटा, करेक्ट? पहला तो भाई सब लोग अपना माइंडसेट चेंज कर लो, ये 9th और 10th क्लास का ट्यूशन नहीं है। वी आर टेकिंग द क्लास फॉर IIT, नीट एंड बोर्ड, सो क्लास इज वेरी सीरियस। सो आप लोग देख लीजिए कि आपका घर का सराउंडिंग कैसा है। पहला बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, जब भी क्लास करते हो तो जैसे मैं अपना एकदम रूम लॉक करके पढ़ा रहा हूँ, यू शुड बी डिसिप्लिन एंड रूम बिल्कुल कहीं पे आसपास मुझे सराउंडिंग में आवाज़ नहीं आना चाहिए किसी की ऑडियो से। ऐसा नहीं बस कहीं पे भी बैठ के क्लास करने के लिए। तो आप जब म्यूट करते हो, अनम्यूट करते हो, तो मुझे 10 तरह का आवाज़ सुनाई पड़ना शुरू होता है, और उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और बाद में बाकी सारे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू एम बाई बी, तो एम इक्वल टू क्या होगा? बी कॉस थीटा, राइट? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? बी एम बाई, तो बी एम इक्वल टू व्हाट? बी साइन थीटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम? नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रायंगल ओ बी एम ओ। बी एम ओ कौन सा ट्रायंगल है सर? बी एम ओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, राइट? बी एम ओ, इसमें ए एंगल कौन सा एंगल था सर? अल्फा, राइट? अब यहां से यहां तक का साइड का लेंथ क्या है? तो सर ए लेंथ हो गया ए प्लस बी कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। और ए कितना हो गया सर? बी साइन थीटा, राइट? तो क्या यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा सर? परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट? परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा, और बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बताइए, राइट हैंड साइड में दो वेक्टर दिया रहेगा तो ऑब्वियसली दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता रहेगा। बी भी, ए भी पता है, बी भी पता है, थीटा भी पता है। इसका मतलब ऊपर का ए टर्म भी निकल जाएगा और ए टर्म भी निकल जाएगा, और ये दोनों टर्म निकल जाएगा तो क्या अल्फ़ा निकल जाएगा? और अल्फ़ा निकल गया तो क्या हम लोग का डायरेक्शन पता चल गया? बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन निकालने के लिए किसका हेल्प लेंगे? रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के लिए या तो वेक्टर ए का, नहीं तो वेक्टर बी का, राइट? तो ये आपका मेरे तरफ से फिजिक्स का सेकंड फार्मूला है। शॉर्ट नोट्स में आपका जब शॉर्ट नोट्स वेक्टर का बनाएंगे तो उसमें रहना चाहिए, ओके? करेक्ट। अब देखिए, हम लोग को अपने टाइम पे टीचर ऐसे सिखाए थे फार्मूला रटने का तरीका। यहाँ देखिएगा, हम लोग को सिखाए थे कि नीचे वाला टर्म को अगर हाइड करेंगे तो tan आ जाना चाहिए, tan।
इधर भी tan तो इधर भी tan, मतलब एक होता है ना फार्मूला रखने का, कोई ट्रिक बता दीजिए सर, हो सकता है भूल जाए, राइट। तो मेरा ऐसे रटा हुआ था कि जिसमें साइन और कॉस जिस टर्म में नहीं था, तो इस टर्म में साइन और कॉस कुछ भी नहीं है, उसको अगर हाइड कर देंगे, इसको लिखना नहीं है, जस्ट मैं एक ट्रिक बता दिया कि मैं ऐसे इसको रट गया था, तो tan आ रहा था। देखिए तो tan आता है, tan आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप लोग, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये याद रहेगा कि ऊपर में साइन है या कॉस है। जनरली इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ऊपर में कॉस लिखे थे या सर साइन लिखे थे, तो ऊपर में क्या लिखे हैं, साइन है, ठीक है। कैसे याद रहेगा, ओके सर ने बोला था tan आता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एक किसके बीच का एंगल है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, राइट। तो अब दूसरा तरीका इसको रटने का, सेकंड कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो सर ने बोला कि साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए था या बी था, इसमें आपको डाउट होगा, ठीक है। तो जिसके बीच का एंगल रहेगा उसका उल्टा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा किसके बीच का एंगल है, आर और ए, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, बी। इसका मतलब ऊपर में बी है तो एंगल है आर और ए के बीच का, एग्री। इसको ऐसे रट जाइएगा। तो सर अगर बीटा रखते तो tan बीटा निकालते तो भाई tan बीटा निकालते तो फिर इसी फार्मूला का यूज कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, राइट। वेरी गुड, ऊपर में तो रहना साइन को ही है, राइट। क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, राइट। और जहां पे ए था वहां पे बी कर दीजिए, और जहां पे बी था वहां पे ए कर दीजिए, करेक्ट। एक समझ गए। तो ये बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मानते हैं कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू के, करेक्ट, इक्वल है। और तब मुझे निकालना है फाइंड आउट एंगल बिटवीन आर एंड ए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन आर एंड ए। क्या होगा स्टूडेंट, तो सर tan अल्फा इक्वल टू लिखेंगे, बोलिए, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। और b के बदले क्या कैप पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। के और के आपस में कैंसिल, और साइन थीटा के लिए क्या इतना लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं, इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे। साइन 2a कितना होता है बोलिए तो,
2 साइन ए कॉस है, राइट। यहाँ ये फॉर्मूला तो पक्का याद है। तो क्या साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? एक ही बात ना, अलग बात है, सेम बात। और इसको मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए, जस्ट लाइक ए, राइट। तो क्या इतना लिख सकते हैं इसके बदले? ओके। और एक और फॉर्मूला बताए थे, cos 2a इक्वल टू, याद है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देख तो ऐसा फॉर्मूला था ट्रिगोमेट्री में। तो उसके हेल्प से cos थीटा को क्या हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, cos 2 इंटू थीटा बाई 2। इज इट करेक्ट? इसको a अगर मान लें, अगर a मान लें तो क्या लिखना चाहिए cos थीटा के बदले? सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, अब माइनस 1 कर दीजिए, राइट। हाँ या ना? देखिए तो मैंने सही लिखा। इस 1 के बदले 1 यहाँ लिख दिया, और एक cos थीटा के बदले क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इज इट करेक्ट? इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 क्या कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? सर यहाँ पे cos थीटा बाई 2 सिर्फ बचेगा, राइट। तो क्या यहाँ पे हम लोग tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2? तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पे tan अल्फा, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan। तो क्या यहाँ से कंक्लूड हो गया अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2? तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ तो मैं पहले ही बोल चुका था पिछले क्लास में ही, कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो रिजल्टेंट, इसको मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हेल्प से। और वहाँ पे मैं बोला था कि इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दूंगा। ऑलरेडी ये प्रूफ था कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से, राइट। क्या उसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर लिए कि अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा? ये मेरे तरफ से मैथमेटिकल प्रूफ था, ठीक है। किस बात का प्रूफ? कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, उन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। उन दोनों वेक्टर के कहाँ से, एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मेरा जो रिजल्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो अल्फा रहेगा वो अल्फा थीटा बाई 2 के बराबर रहेगा, करेक्ट। तो इसको आप पूरे फिजिक्स के लिए अब सेकेंड टाइम प्रूफ नहीं करूँगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट। आज के बाद बस इसका एडवांटेज लेंगे। आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच के एंगल के बीच से पास करेगा, करेक्ट। चलिए ये आप लिख पाए थे, यहाँ तक आ गए? ओके। और ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम था, इससे मैंने ए और बी के बदले के पुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? के और के कैंसिल हो गया तो क्या बचा, के और के, तो tan अल्फा इक्वल टू सर बचा साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, एग्री। और स्टूडेंट इसको आप साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2। सर एक ही बात है ना। और कॉस को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और थीटा बाई 2 को क्या ए मान सकते हैं? लेट अस सपोज थीटा बाई 2 इक्वल टू ए, मान लेते हैं थीटा बाई 2 इक्वल टू ए, तो कैसा नजर आएगा, जस्ट लाइक साइन 2a, राइट। अब हाँ ना बोलते रहिएगा तभी आगे बढ़ूंगा, इनका डाउट है।
और साइन 2a के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, 2 sin a cos a, और a के बदले θ/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या डायरेक्टली लिख सकते थे कि साइन थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। सिमिलरली cos 2a का वैल्यू क्या था, पिछले क्लास में फार्मूला दिए थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और अगर यहाँ पे a का वैल्यू θ/2 है तो tan अल्फा इक्वल टू ऊपर वाले के लिए लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, और नीचे वाले के लिए सर 1 प्लस क्या लिख दें 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया है आपको? चलिए 1 और -1 कैंसिल, क्या ऊपर का 2 नीचे का 2 आपस में कैंसिल, तो और ऊपर में cos θ/2 और नीचे भी cos स्क्वायर θ/2 है, तो क्या एक cos θ/2 और ऊपर का और नीचे का कैंसिल होगा? एक cos है, एक cos स्क्वायर, तो x/x स्क्वायर के लिए हम लोग कैंसिल करते हैं ना, x को ऐसे x बचता है नीचे, वैसे ही एक cos है, एक cos स्क्वायर है, एक तो कैंसिल हो जाएगा राइट। तो नीचे क्या बचेगा सर, नीचे बचेगा सिर्फ cos θ/2, नॉट ओनली cos राइट, cos θ/2, और ऊपर क्या बचेगा sin θ/2 राइट। तो sin θ/2 और cos θ/2 क्या होता है बोलिए, tan θ/2, तो tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। और स्टूडेंट कभी भी अगर ऐसा आए कि tan x इक्वल टू tan y, ठीक है ना, तो आप x इक्वल टू y लिख सकते हैं, और भी कुछ लिखा जाता है बट ये भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2, तो tan और tan को माइनस करके अभी के लिए कैंसिल करके आप अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं θ/2। तो अल्फा कितना आया, जो मेरा थीटा था उसका बिल्कुल आधा आया राइट। तो ये था मैथमेटिकल प्रूफ, बट ये बात मैथमेटिकल प्रूफ किस कंडीशन के लिए है, अल्फा इक्वल टू θ/2 कब आया, फॉर व्हाट कंडीशन, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर इक्वल राइट। बट इसका प्रूफ ऑलरेडी पिछले क्लास में दे चुके थे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाकर, करेक्ट ना, अल्फा इक्वल टू बीटा, बिना मैथमेटिक्स का, बट ये मेरे तरफ से मैथमेटिकल प्रूफ भी है। ओके, किसी को डाउट? चलिए वेरी गुड। अब पैरेललोग्राम लॉ पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Find the resultant of A and B. Find the magnitude of resultant of A and B. Find the magnitude of resultant of A and B. फार्मूला याद रहना पड़ेगा, कंठस्थ यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बार बार नोटबुक देख रहे हैं राइट। क्या था फार्मूला, cos 60 हो गया राइट। कितना होगा स्टूडेंट, तो सर 10 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू 10 इंटू 8, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू सर 100 अब प्लस 64 अब प्लस 80 रूट ओके रूट 2 रूट 61 राइट। और रूट 61 का अगर, लेकिन अगर हो सकता है ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, तो रूट तो निकालने के लिए सीखे होंगे, निकल जाएगा। जो भी मेथड रहेगा, मतलब मुझे बस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, नॉन गोइंग टू आस्क यू कौन सा मेथड से निकाले,
किसका और छोटा ट्रिक चाहिए? यही रहेगा। और छोटा क्या हो सकता है इससे छोटा? नहीं तो मैं भी सोच रहा है, मतलब बहुत सारा मेथड भी मिलने वाला है। बट अभी आप चीज़ों को सीखिए कि पैरेललोग्राम लॉ में यहाँ नहीं, सिर्फ नॉट फॉर दिस क्लास, इसका विगरस यूज बाकी दूसरे चैप्टर में मिलेगा आपको। वेक्टर किस लिए पढ़ रहे हैं? वेक्टर सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, अब 5 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएगा। पहले ही स्टूडेंट थे वेक्टर इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट? मतलब वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे दूसरा चैप्टर पढ़ने में आसानी हो, करेक्ट? बाकी जगह में दूसरे चैप्टर में भी, लाइक मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट, वहाँ पे इसका विगरस यूज है, तो वहाँ भी मुझे यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, करेक्ट? चलिए, तो अभी क्या आपने रिजल्टेंट निकाल लिया ए और बी का? नहीं निकाला है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, राइट? रिजल्टेंट का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी है? तो सर क्वेश्चन में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला हुआ था, तो मैंने जानबूझकर मैग्नीट्यूड बोला था। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के बैठ जाना है या साथ में डायरेक्शन भी निकालना है? तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखिएगा, किसके साथ एंगल निकालिएगा, ए के साथ या बी के साथ? सर एनी वन ऑफ देम, राइट? तो मान लेते हैं कि अल्फा है, रिजल्टेंट है, तो tan अल्फा के लिए क्या लिखिएगा जरा बोलिए तो सर ए के साथ एंगल के लिए फार्मूला बनता है बी साइन 60 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 60। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और बी का वैल्यू कितना था, 8 ना, और साइन 60 का वैल्यू कितना है? साइन 60 हाफ है। कैसे काम चलेगा आप लोग का? सर अभी तक तो चल ही रहा था काम। 8 इंटू हाफ, राइट? (4√3) और डिवाइड बाई कितना, 14। वेरी गुड, देन tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 2/7, 2√3/7, राइट? बट इसका एंगल तो आपको पता है नहीं, पता है? तो इस केस में एंगल लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसे कर लीजिएगा, tan इनवर्स 2√3/7, करेक्ट? कैसे कर लेंगे? इस तरीके से, यस। और वहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि tan अल्फा इक्वल टू दिस वन, देन अल्फा इक्वल टू, ऐसा लिखा जाता है, अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि ऐसा लिखा जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2√3/7। आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और फिर लिख के बता दीजिएगा कि ये अल्फा मैंने किसके साथ निकाला है, आर का वेक्टर ए के साथ, करेक्ट? ये एंगल किसके साथ? यस 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 यस, ये एंगल जो बीटा रहेगा, बीटा के रेस्पेक्ट में छोटा रहेगा, राइट? वजह सर ये तो पहले ही दिन पढ़ा दिए हैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है रिजल्टेंट उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहता है, राइट? तो इसको बार बार प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है या ज्योमेट्री से प्रूफ हो गया ऑलरेडी? एक ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह कहीं पे कोई बात बोले तो दूसरा जगह वो बात पे डिनाई कर जाएंगे, वो तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, वो होगा ही होगा पक्का, ओके? चलिए, एक और प्रॉब्लम बनाइए फ्रेंड। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 10 और 10।
और इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। वेरी गुड। आप लोग ये लिखे होंगे ना सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, राइट। और cos 120 का वैल्यू -½ ये तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा क्या, -10 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस है, राइट। तो नहीं लगा कि ए वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचा कितना, 10, राइट। तो थोड़ा फास्ट होने के लिए जो बोलते रहते हैं ना, कोई स्टूडेंट के साथ थोड़ा ट्रिक रहता तो मज़ा आ जाता। तो उनके लिए आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सब कुछ तो फार्मूला से ही आ रहा है, बट फिर भी अगर किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो और उसके बीच का एंगल अगर 120 है, कितना डिग्री, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर 120 डिग्री। अगर एंगल 120 है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वन ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, राइट। ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का 10, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 ही है, करेक्ट ना। तो अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो आपके सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है तो तब भी तो आंसर आ जाएगा। याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, फटाक से आंसर बोल दीजिएगा, राइट। तो नीचे फिर भी एक लाइन का कंक्लूजन लिखिए, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल and angle between them is 120 degree, then magnitude of resultant of these two vector is equal to magnitude of any one of the vector, is equal to magnitude of any one of the vector। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ, डायरेक्शन तो इसमें अब फाइंड आउट करने का रिक्वायरमेंट है। तो सर अब डायरेक्शन निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बीचों बीच से जाएगा ही जाएगा पक्का, राइट। आएंगे कितना रहेगा, 60 रहेगा, करेक्ट। और इसका लेंथ ऑफ एरो, इसका लेंथ ऑफ एरो, इसका लेंथ ऑफ एरो डिफरेंट रहेगा, ये लेंथ सेम रहेगा। तो सर सबका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, तो लेंथ ऑफ एरो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एग्री ना। भाई फिजिक्स का हर सब्जेक्ट का अपना अलग तरीका होता है। केमिस्ट्री क्लास में केमिस्ट्री वाला माइंड लेकर, फिजिक्स में पहले से आप लोग अपने खुद को सब लोग अपने आप को समझा के रखिए कि मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा।
क्योंकि कुछ खास कर ये बात मैं मेडिकल वाले बच्चों से थोड़ा डर कर बोलता हूँ, क्योंकि उनको कुछ लोग को माइंड में रहता है कि अब तो मुझे मेडिकल के लिए पढ़ना है, तो बायोलॉजी लेंगे तो मैथ से मुझे दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। इसका एक छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे जो 11th-12th में नहीं थे, ड्रॉपर बैच में, मतलब 11th-12th करने के बाद भी कुछ ज्वाइन करते हैं, 1 ईयर ड्रॉप देते हैं। तो उस स्टूडेंट का होता क्या था कि कहीं पे भी अगर मैं मैथमेटिक्स लाइक इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन ऐसे लेता था फिजिक्स में, और चांस की बात है कि केमिस्ट्री में भी है, जो आप केमिस्ट्री है ना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पेपर रहेगा ही रहेगा मेडिकल के लिए, आज दोनों में मैथमेटिक्स है। इसका जो ये बात सोचकर खुश हो रहे थे कि हाँ मेडिकल आप ले लिए बायो तो मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, हाँ पूरा बहुत मैथमेटिक्स नहीं रहेगा बट भाई थोड़ा रहेगा, और जितना रहेगा उतना हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ऐसा हेडिंग बनाकर मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, तो उतना पक्का करना पड़ेगा, बिकॉज बिना मैथमेटिक्स का आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए इस बात को पहले से अपने आपको समझाइए कि नहीं मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, अदरवाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। ओके, अदरवाइज कोई अगर आपको नहीं तो अगर अब नियर बाई में कोई भी आपके सीनियर अगर मेडिकल का एग्ज़ाम दिए हैं और अगर क्रैक किए हैं तो सबसे बढ़िया है कि उनसे एक बार गाइडेंस ले लीजिए, पूछ लीजिए कि अच्छा नीट का तैयारी करने के लिए फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होता है या नहीं होता है, या बिना मैथमेटिक्स का, बिना इंटीग्रेशन का, बिना डिफ्रेंशिएशन का काम चल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, सही आंसर। बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, बट कैलकुलस का पहले जो कैलकुलस वाला पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस का पार्ट है उसको पहले मैथ का टीचर सिखाएंगे, तब तक मैं वेक्टर पढ़ाते रहूँगा और फिर मैं दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है। उनको मैं बोल के रखूँगा कि आप छोटा छोटा प्रॉब्लम बहुत सारा प्रैक्टिस करवाइए, करेक्ट। इसलिए मैं आज सुबह में पूछ रहा था, यस हाँ, you can also find out the value of beta, right? यस, फॉर्मूला इज सेम, बट अगर बीटा निकालेंगे तो ऊपर में ए रहेगा, tan बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस्ट, बट फार्मूला आर सेम, ओके। एंड यू कैन फाइंड आउट एनी वन ऑफ देम, नो प्रॉब्लम। बीटा बताते हैं तब भी डायरेक्शन बता दिए, अल्फा बता दिए तभी डायरेक्शन बता दिए, करेक्ट, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने अल्फ़ा बता दिया तो बीटा तो ऐसे निकल जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, राइट, एग्री और नॉट, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो थीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो थीटा है, तो अल्फ़ा निकाले तो बीटा नहीं निकल गया, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट है? क्या बोले? भाई ज़रूरत का छोड़िए, किसी का अब मुझे मन किया नहीं मैं बी के साथ ही एंगल बताऊंगा, अब थोड़े आप झगड़ा करना स्टार्ट किया, नहीं सर आपने बीटा क्यों निकाल दिया, आप रॉन्ग हो गए, डायरेक्शन बताया, मैंने फ्रीडम दे दिया है, यू कैन फाइंड आउट अल्फा और बीटा एनी वन ऑफ देम, राइट। हो सकता है क्वेश्चन का ही डिमांड हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, देन व्हाट, find the angle between resultant and vector, this is a part of the problem, then you have to find out the value of beta। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? Find the magnitude of resultant of A and B। वेरी गुड, तो सर फार्मूला तो ये रहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट, कितना हो जाएगा 64, डायरेक्ट लिखते हैं 100,
और 2 इंटू 8 इंटू 10 और कॉस 180 का वैल्यू कितना -1। सब कुछ कैलकुलेट करके कितना आएगा 4 बचेगा। देखिए तो कितना हो गया 2। ठीक है ना। क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर मैंने ऑब्जर्व किया कि एक काम यहाँ पे फास्ट होने के लिए कर सकते थे, और किसी को फास्ट होना है कि डैम श्योर सिचुएशन ऐसा रहा होगा। देखिए तो सही लिखा। दोनों के बीच में एंगल 180 रहा होगा, राइट। सॉरी। तो इस टाइप का सिचुएशन में इसका लेंथ कितना मीटर है 8 और इसका कितना है 10। तो जिसका बड़ा है उसमें से छोटा वाला को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, राइट। एग्री है या नहीं है? ओके। और इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या बचेगा? रिजल्टेंट का तो डायरेक्शन एक ही रहेगा ना। वेरी गुड, टुवर्ड्स द बिगर वन, राइट। इसका मतलब यहाँ देखिए, एक्चुअल में एक वेक्टर ए है, यहाँ देखेंगे, और एक वेक्टर बी है, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहता, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहता और एंगल 180, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता 0। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल और एंगल 180, एंगल कितना 180, करेक्ट ना। तो फार्मूला का लगाते तो क्या होता, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यही आता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब रिजल्टेंट 0। इसका मतलब हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर का, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में उतना अमाउंट से काउंटर कर देता है, कैंसिल करता है, इस डायग्राम में सीखने के लिए। तो इस केस में दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया 0 हो गया। R इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला से, इस फार्मूला से पता चल गया था। तो क्या वैसे ही बोल सकते हैं कि सर इसको अगर इस तरीके से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो जित ए और यहाँ तक वाले पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचेगा किसका वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, करेक्ट। फिर भी जो लोग यहाँ से नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए, नहीं सर वो tan अल्फा tan बीटा वाला ही ठीक था, तो वो ठीक था। तो एक काम कीजिए, tan अल्फा बताइए या tan बीटा बताइए, tan बीटा, बी के साथ एंगल बताइए, एंगल बी के साथ, मुझे बी के साथ अब एंगल चाहिए, क्या लिखिएगा, ए साइन, वेरी गुड, बाई बी प्लस ए कॉस 180, करेक्ट। नहीं लगता कि ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, नीचे वाला टर्म 0 नहीं हुआ, बट ऊपर वाला टर्म क्या हो गया 0। तो tan बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब रिजल्टेंट का वेक्टर बी के साथ कितना एंगल, इसका मतलब रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में रहेगा, टुवार्ड्स बी, राइट। अब तो पक्का मानना पड़ेगा कि हाँ टुवार्ड्स बी ही था, मैथमेटिक्स का फार्मूला बोल रहा है। समझे मैंने क्या किया? इसका मतलब बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड रिजल्टेंट, और एंगल आ गया 0। tan 180 का पिछले क्लास में तो वैल्यू निकाले थे ना, tan 180 कितना होता है 0 होता है, राइट। tan 180 0 था ना, दैट्स व्हाई बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब रिजल्टेंट आपका किसके डायरेक्शन में गया है, बी के डायरेक्शन में ही है, करेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक ऐसी जनरल बात, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स
ईस्ट, इसका मतलब क्या है? तो एक्स एक्सिस तो ड्रॉ ही नहीं किया, कहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया बताइए तो जरा। तो सर जो लिखे थे वही कुछ नहीं, यही लिख बोलेंगे ना कि सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, जो लिखा है वही बोलिएगा, पूरब की तरफ जा रहा है, राइट। इससे ज़्यादा क्या बोलिएगा आप? जब तक अनटिल अनलेस मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ किया तब तक आपको यही बोलना है, करेक्ट ना? वेरी गुड। अब v इक्वल टू V1, मैं इसको नाम V1 दे दिया, तो V1 इक्वल टू ऐसा लिखा, तो -V1 अगर मैं बोला, देखिए V1 ए है तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -V1 इक्वल टू क्या बोलिएगा आप? एक मिनट, तो मेरा फिर से एकदम पहला लाइन वेक्टर का, वेक्टर क्या है सर? वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ये था ना। और मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव, तो ऐसा करेंगे तो सर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टुवार्ड्स ईस्ट, एग्री। इसका मतलब ऐसे लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड में तो माइनस रखेंगे नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव, माइनस टुवार्ड्स ईस्ट, एग्री। और ईस्ट में माइनस लगा दीजिए तो नहीं लगता कि वेस्ट बन जाएगा? किसी डायरेक्शन में माइनस लगाने का मतलब वो डायरेक्शन जस्ट उल्टा होना, आज के बाद समझे? आज के बाद किसी भी डायरेक्शन में माइनस लगाने का मतलब वो डायरेक्शन क्या होना? जस्ट उल्टा हो जाना, करेक्ट ना? तो कोई पूछेगा माइनस ईस्ट का मतलब क्या, तो बोलना है इट इज काइंड ऑफ वेस्ट, राइट। इट इज नॉट काइंड ऑफ, इट इज बेस्ट। माइनस नॉर्थ, तो भाई डायरेक्शन निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता उसको, कोई भी वेक्टर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। कोई पूछेगा वेक्टर निगेटिव का मतलब क्या है, तो बोलना वेक्टर निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, उसका निगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को बताता है ओनली, ठीक है। कोई बोलेगा इज इट वेक्टर इज निगेटिव, तो बोलना है कि वेक्टर निगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब ही नहीं है, और निगेटिव साइन बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, करेक्ट। तो कोई फिर नेक्स्ट एग्जाम आंसर आएगा, क्यों क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, तो बोलना है कि वेक्टर का डिफिनेशन है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, तो वो निगेटिव क्या एडजस्ट करेगा? डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा, राइट। तो आपने यहाँ से, मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या सिखाने का कोशिश किया सर? मैं आपको यहाँ से ये सिखाने की कोशिश किया कि किसी भी वेक्टर में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है, राइट। इसका मतलब आज के बाद इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय -1 देन व्हाट द इफेक्ट ऑन दैट वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय, मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन बिकम्स जस्ट अपोजिट, नहीं, डायरेक्शन बिकम्स जस्ट अपोजिट। एक लाइन लिख लीजिए, इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय -1, इफ नोट करके लिखिएगा, if any vector multiply by -1 then magnitude are same but direction becomes just opposite, then direction becomes just opposite, okay। यहाँ देखिएगा, लिख लीजिए ना, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोलिए V1 और -V1 सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? तो V1 और -V1 सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? करेक्ट आंसर है, क्यों डिफरेंट वेक्टर इसलिए हुआ? वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि दो वेक्टर को सेम होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है।
करेक्ट ना। चलिए यहाँ तक हो गया। इसको हटाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होता है, राइट? तो सर एक डायगोनल तो यहां देखना है, एक डायगोनल का मीनिंग तो समझ में आ रहा है, इस डायगोनल का मीनिंग तो समझ आ रहा है कि रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट है, राइट? बट इस डायगोनल का पता नहीं चला कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट? चलिए पहला बात तो ये है, और वेक्टर में जितना भी लॉ आया है उसमें एडिशन का लॉ आया है। वेक्टर का जो भी लॉ आया है उसमें क्या किसका लॉ आया है? एडिशन का। मैंने कहीं पे लिखा था कि सब्ट्रैक्शन का लॉ है, बट फिर भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फाइंड आउट ए माइनस बी। क्या पूछा जाएगा? फाइंड आउट ए माइनस बी, या ए माइनस बी पूछा जाएगा, नहीं तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, करेक्ट? तो सर ए माइनस बी का मतलब ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, राइट? तो चलिए पूछा जाएगा ए माइनस बी, बट हम लोग ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब बताइए, अब यहाँ अगर देखेंगे तो क्या निकालना है सर? एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, राइट? दो वेक्टर का एडिशन, करेक्ट? वो दो वेक्टर कौन सा? ए और माइनस बी, नॉट बी, माइनस बी, राइट? समझे मेरे बात को? तो सर ए और माइनस बी, बट दिया हुआ तो बी है, तो कोई बात नहीं है, दिया हुआ बी है तो बी में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो क्या जस्ट अपोजिट के लिए ऐसे खींचे लाइन? और ए बी है तो क्या इसको माइनस बी बना दें? अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को देखिए, देख लिए? और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी दोनों कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, राइट? और इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? इस पॉइंट से पास करेगा, और ए डायगोनल रहेगा, राइट? करेक्ट ना? तो ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का नाम अगर हम लोग आर डैश बोल रहे हैं तो आर डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? वेक्टर ए एंड माइनस बी, करेक्ट? इस और ए नहीं रहता है, पैरेलल है। ए पैरेललोग्राम लॉ, ए पैरेललोग्राम और ए पैरेललोग्राम एरिया वाइज डिफरेंट है या सेम है? सर सेम है, राइट? तो अब समझ में आ गया कि ए डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता था? ए माइनस बी का रिजल्टेंट, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो डायगोनल है, एक वन ऑफ द डायगोनल का लेंथ रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और दूसरे डायगोनल का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, करेक्ट? तो सर b माइनस ए क्या होगा? तो सर b माइनस ए भी यही रहेगा, बस ये एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, राइट? b माइनस ए कुछ और रहेगा या सेम रहेगा? सेम डायगोनल,
बस एरो ए डायगोनल, अभी एरो ऐसे है, अगर बी माइनस ए रहता तो एरो ऐसे हो जाता, राइट? क्यों ऐसे हो जाता? ए माइनस बी का एरो ऐसे, तो बी माइनस ए का एरो, तो सर बात तो फिर वही हो गया ना कि -1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? अब -1 से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट, राइट? करेक्ट ना? अब तो सर a माइनस बी का ये तो मतलब तो पता चल गया कि सेकेंड जो डायगोनल था वो एक्चुअली a माइनस बी का रिजल्टेंट को बता रहा था, करेक्ट? अब उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता तो काम खत्म हो जाता। तो भाई ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना था? थीटा। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, 180 माइनस थीटा। और हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, किसका? वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका क्या रहेगा फार्मूला? ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, और ए और माइनस बी का बीच का एंगल कितना? हम लोग अभी भी उसी का वही फार्मूला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यस, cos 180 माइनस थीटा, करेक्ट? यहां पे दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, नॉट बी, माइनस बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा या 180 माइनस थीटा? 180 माइनस थीटा। दसवा मैंने यहाँ पे 180 माइनस थीटा पुट किया, कोई अलग बात किया या वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा, राइट? ठीक है ना? चलिए यहां तक आइए फास्ट। लिखने के बाद बोलिएगा। हो गया? तो सर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग फार्मूला तो बना के रख सकते हैं ना, फास्ट होने के लिए। ए प्लस बी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? और ए माइनस बी रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो हम लोग फार्मूला बना के रख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं होता है, बट इसको यूज तो कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बिना किसी को बताए हुए, करेक्ट ना? अब बोलेंगे ही नहीं, जब बोलने का टाइम आएगा सब चुप हो जाते हैं। तो आज के बाद a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला a और a माइनस बी का a, करेक्ट? बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर में, नहीं होता है, बट एक हम लोग को डेवलप तो कर लिया फार्मूला, इसका यूज कर सकते हैं, एग्री? बट इस फार्मूला में भी थीटा क्या रहेगा? 180 माइनस, नॉट 180 माइनस थीटा तो वहाँ पे था, यहाँ पे तो 180 माइनस थीटा के बाद माइनस आ गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ का थीटा अभी भी सेम रहेगा। यहाँ भी थीटा क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ भी थीटा क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे लिख दिए ना, उसके बदले 180 माइनस थीटा के बदले तो माइनस यहाँ पे ले आए हैं, राइट? इसलिए दोनों फार्मूला में थीटा सेम ही रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट? ए एंड बी, एकदम डेरिवेशन के टाइम पे कॉन्सेंट्रेट रहना है कि कहाँ का बात कहाँ कर रहा हूँ, राइट? इस 180 माइनस थीटा में थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ देखना है, दिमाग खोल के रखना है। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, वही थीटा तो यहाँ पे आया। 180 माइनस थीटा से मतलब इसके बाद इस फार्मूला के बदले तो माइनस यहाँ पे ले ही आए हैं, यहाँ पे माइनस ले आया है, राइट? तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? यस, थैंक यू एवरीवन। प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है, तभी तो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल। इस पर बहुत सारे असाइनमेंट में प्रॉब्लम भी रहेगा, क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? बट कोई पूछेगा तो नहीं बोलेंगे, कोई पूछेगा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है नहीं होता है, तो बोलेंगे नहीं होता है। किसी को बताने से क्या मतलब है? एडिशन का ही रूल है,
बट फार्मूला तो लगा ही सकते हैं फास्ट होने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट।